नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है हमेशा की तरह, और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है। और आज फिर से आपके सामने एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। कहानी है तो विषय होगा, और विषय होगा तो कहानी होगी। दोनों ही बातें अपने आप में गुथी हुई हैं। विषय से कहानी निकलती, कहानी से विषय निकलता है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रंग हम सभी को आकर्षित करते हैं, लुभाते हैं। रंगों की ही दुनिया है। और रंगों की बात करता हूं तो मुझे शोले का वो शॉट याद आ जाता है जिसमें ठाकुर साहब यानी ठाकुर बलदेव सिंह यानी कि संजीव कुमार राधा यानी जया भादुड़ी के गांव गए हैं उनके पिता से मिलने। टांगा चला जा रहा है, पीछे पीछे जया भाभी दौड़ रही हैं, और होली का दिन है। वो जब वो घर पहुंचते हैं तो जया भादुड़ी सब कुछ करके, सारी तैयारी करके फिर से होली खेलने जाने लगती हैं। और फिर वो ठाकुर साहब यानी बलदेव सिंह यानी संजीव कुमार पूछते हैं कि कहाँ जा रही है, अभी तक मन नहीं भरा तेरा? तो वो बताती हैं कि आखिर रंग मन क्यों नहीं भरा। तो इसके लिए यदि मैं इसको सुनाऊंगा तो फिर वो अपने आप में कहानी हो जाएगी, तो इसे यहीं विराम देता हूं। रंग और रंगों की दुनिया देखें तो यदि आसमान से लेकर धरती तक नजर डालें तो धरती है, आसमान है, रेगिस्तान है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, समुद्र है, जीव जंतु हैं, धरती के ऊपर के जीव हैं, पानी के अंदर के जीव हैं। ऐसा लगता है, और ये सच भी है, कि ईश्वर ने कोई एक बेहद विशाल कैनवस पर जबरदस्त सी पेंटिंग कर दी है। कहीं ऊंचाई, कहीं गहराई, कहीं खड्ड, कहीं पानी, कहीं लहरें, कहीं जीव जंतु, न जाने क्या क्या। उकेरा ही तो है उसने, ये रंग ही तो है सब कुछ। उसने इतने बड़े कैनवस पर किया है, और धरती पर भी कुछ लोग छोटे से सफेद से कैनवस पर रंग उकेरते हैं, अपनी कूची का कमाल दिखाते हैं। और आज इसी कूची के फनकार की, एक ऐसे ही पेंटर की आपको कहानी सुना रहा हूं जो काफी मशहूर रहे, विवादित भी रहे। और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है पूरी दुनिया हो गई जिसकी मकबूल। समझ ही गए होंगे मैं आज किनकी कहानी सुना रहा हूं। आज की कहानी के केंद्र में है मशहूर पेंटर मकबूल फिदा हुसैन साहब यानी कि MF हुसैन साहब। और उनकी कहानी लेने का क्यों ली है उसकी भी वजह है। अगले हफ्ते उनकी 9 तारीख उनकी पुण्यतिथि है, उनकी डेथ एनिवर्सरी है। तो 2009 में 9 जून को उनका इंतकाल हो गया था, उनका निधन हो गया था। 1915 में वो पैदा हुए थे, सितंबर 1915 में पैदा हुए थे महाराष्ट्र के पंढरपुर में। काफ़ी कम उम्र में उनकी माँ का देहांत हो गया था, और इसके बाद पिता उन्हें लेकर मध्य प्रदेश के एक शहर, मध्य प्रदेश के एक जीवंत कहे जाने वाले शहर इंदौर आ गए। यहीं पे उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। इसके बाद वो 20 साल की उम्र में मुंबई चले जाते हैं। वहाँ उनका JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ वो पेंटिंग की बारीकियाँ सीखते हैं। जब बन के तैयार हो जाते हैं तो यूं ही काम नहीं मिल जाया करता। सबके साथ ही ऐसा होता है। उठा के देख लीजिए कि आप कितने ही महारथी हों, जब बाहर आते हैं उस चार दीवारी से तो कुछ बनना आसान नहीं होता। संघर्ष आपका रास्ता देख रहे होते हैं। यही इनके साथ भी हुआ। शुरुआती दिनों में वो फिल्मों के होर्डिंग्स बनाते थे। जो थोड़ा सा 40 पार के लोग होंगे उन्हें पता है कि 80 के दशक में फिल्मों के पोस्टर्स, उनकी पेंटिंग्स बनाई जाती है और सड़कों पे लगा करती थी। और कई लोग, हम जैसे लोग भी, वो पोस्टर निहारा करते थे। अमिताभ बच्चन का कोई पोस्टर लगा है, देख रहे हैं उसे, अच्छा अमिताभ बच्चन, अच्छा इसमें हीरोइन ये है, अच्छा विलेन ये है, स्टाइल से बाल बने हुए हैं। और मैं जिस शहर से हूँ उसमें वहाँ पर लिखा होता है डायरेक्टर को दिग्दर्शक, पटकथा,
संगीत सब लिखा हुआ है, अच्छा ये हैं, अच्छा ये हैं, अच्छा जितेंद्र है इसमें, मतलब पूरा एक सिनेरियो एक पोस्टर में फिल्म का बना होता था, बहुत ही ज़बरदस्त था। तो वैसे पोस्टर बनाया करते थे एम.एफ. हुसैन साहब। पैसे कम थे उसमें, ऑब्वियस सी बात है, तो वो एक खिलौना कंपनी में भी काम करते थे। संघर्ष ज़्यादा था, खिलौना कंपनी में पैसे ज़्यादा मिल जाते थे, उधर पोषण हो जाता था। 1915 पैदा होते हैं, ख्याति उन्हें मिलना शुरू होती है 1940 के आसपास, और 1952 में उनकी पहली एग्जीबिशन, पहली प्रदर्शनी रखती है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। यहाँ से वो शोहरत पाना शुरू करते हैं। 1900 इसके बाद उनकी कई यूरोप और अमेरिका में भी कई एग्जीबिशंस लगी, फेमस होना शुरू हो गए, चीज़ें बेहतर चल पड़ी। 1966 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा, पद्मश्री सम्मान दिया। इसके एक साल बाद वो अपनी पहली फिल्म बनाते हैं, और उस फिल्म का नाम था थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर, एक पेंटर की दृष्टि से। बिल्कुल सही बात है, पेंटर से बड़ा दार्शनिक तो कोई होता नहीं, रंगों से बता देता है सब कुछ, क्या है क्या नहीं है, क्या दर्शन है, पूरी फिलॉसफी उसकी रंगों में भरी होती है। और ये फिल्म आपकी बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई और इसे गोल्डन बियर अवार्ड मिला। हुसैन साहब के कई किस्से हैं, होता भी है, बड़ा आदमी वन से बड़ा, मतलब एक कहीं का जुमला है, मैंने ऐड में सुना था कि वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन, वंस आर्मी मैन ऑलवेज आर्मी मैन। जो जैसा है जज्बा होता है, तो ग्रेट भी ऐसे ही होते हैं, वंस अ ग्रेट ऑलवेज अ ग्रेट, वो थॉट प्रोसेस ही होती है। तो ऐसे ही हुसैन साहब भी हैं, उनके कई किस्से हैं। एक मशहूर राइटर हैं कामना प्रसाद, तो कामना प्रसाद ने एक बार बताया, एक इंटरव्यू में बताया, उनके अकाउंट शेयर किया, और उन्होंने बताया कि मैं चली आ रही थी और कार से थी, मैं चली आ रही थी, मैंने रास्ते में देखा कि एक काली कार को एक आदमी पीछे से धक्का दे रहा है। फिर वो अंदर आ गया, तो धक्का दे रहा है, मैं थोड़ी सी रुकी, मैंने कार धीमी की, मुझे लगा उन्हें शायद मेरी मदद की ज़रूरत होगी, मैं अभी तक उन्हें पहचान नहीं पाई थी। जैसे ही मैं धीमी हुई और मैंने कार रोकी, तो वो आदमी ने मेरी कार खोली और मेरे बगल में आके बैठ गए। और कामना प्रसाद कहती हैं कि मैंने उनसे पूछा, मेरे मुंह से अचानक लगा, ओ माय गॉड, यू आर मकबूल फिदा हुसैन। तो वो कहते हैं जी, ये उनकी पहली मुलाकात थी। इस तरह के वाक़ये हैं कि कोई तकल्लुफ़ नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हिचक नहीं, जो हूं वो सामने हूं। कार में धक्का भी लगा सकता हूं, थक जाऊंगा तो आपके बगल में आके बैठ भी जाऊंगा बेतकल्लुफ़ी से। ऐसा ही होना ही चाहिए। एक और पेंटर है सुनीता कुमार, तो सुनीता कुमार ने भी अपना एक किस्सा बताया कि बात दिल्ली की है, और हुसैन साहब भी दिल्ली आए हुए थे, और हुसैन साहब भी टेनिस के शौकीन थे। बोले बात हो रही थी, सुनीता जी बताती हैं, बात हो रही थी, और दूसरे दिन एक मैच होना था, और उसमें विजय अमृतराज को खेलना था, विजय अमृतराज साहब को खेलना था। और सुनीता जी कहती हैं कि मैंने शर्त लगा ली कि विजय अमृतराज जीतेंगे। ऑब्वियस सी बात है, भले ही बाहर रहते हैं, यूएस में रहते हैं, लेकिन हैं तो इंडियन। विजय अमृतराज, आनंद अमृतराज नाम ही है। तो लेकिन हुसैन साहब ने माल एंडरसन पर शर्त लगाई थी कि वो जीतेंगे। सुनीता जी जीत गई, फाइनल मैच हुआ और विजय अमृतराज जीत गए, और शर्त थी कि जो जीतेगा वो एक दूसरे को पेंटिंग बना कर देगा। अब सुनीता जी कहती है कि इतने बड़े पेंटर से मैं बोल कैसे दूं कि आप शर्त का पालन कीजिए। नहीं कहा उन्होंने, मैंने नहीं कहा, कैसे बोल सकती थी, ये तो ना मुझे गवारा हुआ, ना मैं कर सकती थी। सुनीता जी और उनके पति ठहरे हुए थे, वो भी टेनिस प्लेयर थे, नरेश कुमार, और तो वो लोग ओबरा में ठहरे हुए थे। ओबराय से जैसे ही वो अपने होटल से निकले, तो रिसेप्शनिस्ट ने उनसे कहा कि एम.एफ. हुसैन साहब आपके लिए पैकेट छोड़ गए।
देखा, पैकेट छोड़ा। जब पैकेट खोला तो उसमें एक पेंटिंग थी, कमाल की पेंटिंग। सुबह का वक्त था और उस पेंटिंग के रंग गीले थे क्योंकि वो ऑयल पेंटिंग थी। और सुनीता जी कहती हैं कि वो रात भर उन्होंने पेंट किया होगा क्योंकि वो ऑयल पेंट था, और ऑयल पेंट इतने आसानी से सूखता नहीं है, जल्दी नहीं सूखता। ये हैं हुसैन, याद रखते हैं कि किसे क्या देना है, किससे क्या वादा किया। फक्कड़े के उनकी कई किस्से हैं, बेलौसी। मतलब कई बार तो ये हुआ कि कामना प्रसाद ही बताती हैं कि कई बार तो ये हुआ कि वो एयरपोर्ट के लिए निकले और एयरपोर्ट गए ही नहीं, घर लौट के आ गए, तो नहीं जाना, मन नहीं हो रहा। इससे बड़ा एक और हुआ कि एक बार तो निकले, एक बार और एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन रास्ते में कोई उन्हें मैदान अच्छा लग गया, खुली जगह है और बड़ा अच्छा लगा। बोले यार सोते हैं यहाँ। उन्होंने अपना बैग निकाला, उसको तकिया बनाया, सो गए अंकल। किसी का फ़ोन आया कि कहाँ है, कहाँ तक पहुँचे। बोले, ड्राइवर ने कहा मैडम क्या बताऊँ, सो गए हैं, सो रहे हैं किनारे में, बैग को तकिया बना के। कैसे उठाऊँ, हिम्मत ही नहीं पड़ रही, इतना अच्छा भी लग रहा सोते देखकर। बोले मैंने पहली बार देखा ऐसा कोई आदमी। ये हैं हुसैन साहब, ऐसे हैं कुछ उनके किस्से। हुसैन साहब राम मनोहर लोहिया जी के भी बहुत घनिष्ठ दोस्त थे। लोहिया समाजवादी आदमी, समाजवाद के पुरोधा, सशक्त दीवार। तो लोहिया जी मुगलई खाने के शौकीन थे और आज दिल्ली की है, मुगलई पसंद था उन्हें। लोहिया जी उन्हें जामा मस्जिद के पास एक होटल ले जाते हैं, करीब होटल, और वहाँ दोनों की बातचीत हुई। तो लोहिया जी ने अपने दोस्त से कहा, यानी हुसैन साहब से कहा, बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी से, बिल्कुल सीधे अंदाज में, यार तुम टाटा बिरला के ड्राइंग रूम में लटकने वाली तस्वीरों पर ही क्यों टिके हुए हो। लाइन देखिए आप, यार तुम टाटा बिरला के कमरे में लटकने वाली तस्वीरों पर ही क्यों टिके हुए हो। महंगी तस्वीरें, बड़े लोगों की तस्वीरें, उनके लिए आर्ट ही क्यों बनाते हो। रामायण को बनाओ। रामायण क्यों नहीं रचते बुद्धे, रामायण को क्यों पेंट नहीं करते। हुसैन साहब को ये बात लग गई और ठान लिया कि किसी दिन ऐसा होगा, और ये हुआ, ये होता है। और ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है कि जब लोहिया जी का निधन हो जाता है, राम मनोहर जी लोहिया जब दुनिया में नहीं रहते, तो उन्हीं हुसैन साहब ने बद्री विशाल के मोती भवन को रामायण की 150 पेंटिंग से पाट दिया, क्योंकि दोस्त ने कहा था। उसका वादा निभाया उन्होंने। एक और बहुत जबरदस्ती कहानी है कि 48 की उम्र के बाद, 1963 के बाद, हुसैन साहब ने पैरों में चप्पल जूते पहनना छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात है। कई सारी आप उनकी फोटोज़ देखें, नंगे पैर दिखेंगे आपको, और ये गजब की कहानी है कि वो नंगे पैर क्यों रहने लगे। गजानन माधव मुक्ति बोध, बहुत मशहूर कवि, ज़बरदस्त आदमी, ज़बरदस्त दार्शनिक। उनकी कविता एक यूपीएससी सिलेबस में भी थी हिंदी में, अंधेरे में। तो जब मुक्ति बोध साहब का निधन हुआ तो उनको श्मशान तक छोड़ने गए उनके दोस्त, यानी हुसैन साहब। हुसैन साहब ने वहाँ चप्पल उतार दी, और बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था कि मैं वहाँ गया तो मैंने चप्पल इसलिए उतार दी क्योंकि मैं ज़मीन की तपिश महसूस करना चाहता था। फिर जब मैं अंदर गया तो मैंने वो पूरा माहौल देखा और मुझे कुछ याद आया, और जो याद आया वो ये कि जब मैं 1.5 बरस का था, 1.5 साल का था, तब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और जब माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई तो पिता ने कहा कि यार तुम्हारे पैर तुम्हारी माँ से मिलते जुलते हैं, तुम्हारे पैर तुम्हारी माँ के जैसे। और मैंने ये सोचा श्मशान में कि जब ऐसा है तो फिर उन पैरों में, यानी अपने पैरों में
जूते पहनना ही क्यों। अद्भुत अद्भुत। ऐसा ख्याल आ जाए जब पैर माँ जैसे तो उन पैरों में जूते पहनना ही। कुछ विवादित भी रहे हुसैन साहब, और विवादित इसलिए थे क्योंकि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के कुछ नग्न पेंटिंग्स बना दी थी, कुछ न्यूड पोस्टर्स बना दिए थे। इसको लेकर बहुत विवाद हुआ। उनकी कुछ चीज़ें, उनकी प्रदर्शनियाँ तोड़ी फोड़ी गई, उन्हें डिस्टर्ब किया गया, बहुत सारा कुछ ऐसा किया गया। परेशान हुए, देश भर में विरोध हुआ, देश छोड़कर चले गए। पहले कतर गए, कतर की उन्हें नागरिकता मिली। ब्रिटेन चले गए, ब्रिटेन में उनका निधन भी हुआ। एक बार बीबीसी में उन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू का सवाल यही था कि आखिर आपने, ऑब्वियसली सवाल होना लाजमी था कि आपने न्यूड पेंटिंग्स क्यों बनाई हिंदू देवी देवताओं की, और इस पर बेलाग जवाब दिया हुसैन साहब ने कि यदि मैंने न्यूड बनाई हैं तो आप अजंता महाबलीपुरम को देख लीजिए। भारत का कोई प्राचीन मंदिर आप जाकर देख लें, ऐसी ही तो हैं। आप कहीं भी चले जाइए, दक्षिण भारत चले जाइए, उत्तर भारत चले जाइए, नागा शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, ये तीन मंदिर की, इन तीन शैलियों में भारत के प्राचीन मंदिर बनाए गए हैं और इनमें जो कलाकृतियां हैं वो न्यूड ही हैं। आप वही देखने पूरी दीन दुनिया से लोग खजुराहो आते हैं, वही सब कुछ है, वो उन्होंने बनाया, वो कला। बाकी मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं किसी का समर्थन नहीं करता, लेकिन तर्क तर्क है। यदि एक के लिए तर्क है तो वो दूसरे के लिए भी तर्क होना चाहिए। खैर, तो उन्होंने यही कहा कि अजंता महाबलीपुरम को देख लीजिए, और इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो भी देखा जाना चाहिए, कि वो भी पढ़ा जाना चाहिए, उस पर सारी बातें लिखी गई हैं। और मैं कला के लिए प्रतिबद्ध हूँ। कला सार्वभौम होती है, सार्वभौमिक होती है, उस पर किसी का हक नहीं है। महाभारत सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं लिखा गया, उस पर सबका हक है। ये कुछ बात थी और बड़ी पुरजोर तरीके से उन्होंने रखी थी। इसके बाद जिस चीज़ के लिए भी और उनकी काफ़ी चर्चाएं हुई, माधुरी दीक्षित के ज़बरदस्त फ़ैन थे, मतलब अटाटूट फ़ैन हो गए थे वो। माधुरी के लिए फिल्म बनाते हैं, गजगामिनी बनाते हैं, इसके बाद उनको पसंद आ जाती हैं, का दिल आ जाता है, या यूँ कहें फ़ैन हो जाते हैं तब्बू के ऊपर। तब्बू के लिए भी एक फिल्म बनाते हैं, मीनाक्षी, मीनाक्षी करके फिल्म है, मीनाक्षी सिटीज़ ऑफ लव, संभवतः मीनाक्षी तो है ही। ये फिल्म बनाते हैं। इसके बाद उन्हें विद्या बालन भी अच्छी लगी थी, और विद्या बालन को उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया था कि मैं आपकी न्यूड पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। इस पर भी काफ़ी विवाद रहा था। तो बड़े लोग होते हैं, बेतकल्लुफ़ होते हैं, बेलौस होते हैं, बेलाग होते हैं, अपनी बातों में भी, अपने कामों में भी। और फिर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, विवाद होना तो लाजमी है। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, सीमाएं, लिमिट्स, हदें, बंदिशें, ये जो तमाम तरह के शब्द हैं ना, ये सामान्य लोगों के लिए बंद के काम करना है, उन्हें देखना है, इनको देखना है, यार बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अरे नहीं यार, मुझे तो यहीं पर सब सामान्य लोगों की समस्या है। जो असामान्य हैं उनके लिए कोई सीमाएं नहीं है, कोई बंदिशें नहीं है, दे आर एट पार। जैसे प्रकृति के लिए कोई नियम नहीं होते, प्रकृति निर्बाध होती है, वैसे ही उसके अपने नियम होते हैं प्रकृति के, वो अपने तरह से संचालित होती है। मैं खुद अभी सूर्य देवता निकले हुए हैं, 10 मिनट बाद पानी गिरने लगे और फिर कहो बर्फ गिर जाए, वो बड़ी नहीं होगी। प्रकृति उन्हें वैसा ही चल रहा है। वैसे ही ये लोग होते हैं जो अपार किस्म के टैलेंटेड होते हैं, वो कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ इन्हीं तरह की चीज़ों को समेटे हुए होते हैं। आप उन्हें अवार्ड्स दें, आप उन्हें सराहें, आप उनकी आलोचना करें,
आप उन्हें पत्थर मारें, आप उन्हें कोसें, आप उनको लानतें मलामतें दें, आप उनके लिए कसीदे पढ़ दें, आप कुछ भी कर दें, करना उन्हें वही है जिसके लिए वो ऊपर से नीचे आए, भेजे गए, क्योंकि वो तो तराश कर भेजे जाते हैं, वो तो वही काम करने के लिए भेजे जाते हैं, इसलिए उन्हें वही करना होता है। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। Watch Ani TV.